आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो में हम आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों से जुड़े तथ्यों, ऐतिहासिक घटनाओं एवं अनेक ऐतिहासिक पहलुओं से अवगत कराएंगे। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के अध्ययन के लिए ये आवश्यक है कि एक हम टेबल बना लें। आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। पहले कॉलम में आप वर्ष लिख लीजिए, दूसरे कॉलम में स्थान लिख लीजिए, तीसरे कॉलम में अध्यक्ष लिख लीजिए और चौथे में कोई विशेष बात है, महत्वपूर्ण तथ्य है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों में जो पहला अधिवेशन आपको याद रखना है वो उसकी स्थापना से जुड़ा है, जिसकी विस्तृत चर्चा हमने पहले वीडियो में किया है। 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था पहला अधिवेशन। अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि इसमें पहली बार 72 रिप्रेजेंटेटिव्स 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। दूसरा अधिवेशन जो आपको तैयार करना है वो 1886 ईस्वी कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसमें 434 प्रतिनिधि शामिल हुए और इसकी विशेषता क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। इसके बाद 1887 ईस्वी में मद्रास में अधिवेशन हुआ, तीसरा अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो यहाँ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसे वर्तमान में आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले हैं। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, खासतौर से वनडे एग्जाम्स में, कि पहले गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे या पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो नाम होगा जॉर्ज यूले। और इस अधिवेशन की विशेषता क्या है कि इसमें ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए बेडनबर्ग और इसके सचिव बनाए गए डिग्बी। दोनों नाम याद रखना है। 1889 में बम्बई में फिर अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष थे सर विलियम बेडनबर्ग। इस अधिवेशन की विशेषता क्या है? इसमें चार्ल्स ब्रैडला उपस्थित थे। चार्ल्स ब्रैडला कौन थे? ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद में जो एक भाग है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके सदस्य थे। और चार्ल्स ब्रैडला के बारे में एक बड़ा रोचक तथ्य ये है कि ये संसद में भारतीय मामलों को बड़ी प्रमुखता से उठाते थे। तो इनको सभी मजाक में इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते थे कि ये संसद में भारतीय सदस्य हैं। तो चार्ल्स ब्रैडला किस अधिवेशन में उपस्थित हुए थे? 1889 में बम्बई अधिवेशन में। 1890 में जो अधिवेशन हुआ वह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष हैं फिरोज शाह मेहता। और महत्वपूर्ण तथ्य में ये बात आप लिख सकते हैं कि कादम्बनी गांगुली ने इसे पहली बार संबोधित किया था। कादम्बनी गांगुली जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट थी, पहली स्नातक थी। तो दो तरह से प्रश्न होते हैं। एक तो कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया। दूसरा प्रश्न ये बनता है जीके में कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। 1891 में नागपुर में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। यहाँ पर कांग्रेस का एक नाम रखा गया, दूसरा नाम था, वो नाम था राष्ट्रीयता। प्रश्न आता है कि कांग्रेस का दूसरा और क्या नाम रखा गया, तो वो नाम है राष्ट्रीयता। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है
92, 93, 94, 95 आप चाहें तो इनके अध्यक्ष याद कर सकते हैं, वैसे पूछे नहीं जाते हैं। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं का उल्लेख हम यहाँ करेंगे। बहुत ज़्यादा बोझा लेने की आवश्यकता नहीं है। जो ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं का उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं। 1896 ईस्वी में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। महत्वपूर्ण बात क्या है कि पहली बार वंदे मातरम इसी अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में? 1896 ईस्वी में कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। और वंदे मातरम के बारे में आप जानते ही हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था अपने उपन्यास आनंद मठ में। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्हें गांधी जी का गुरु भी कहा जाता है। और इस अधिवेशन में जो बंगाल विभाजन संबंधी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, उसके प्रति समर्थन व्यक्त किया गया था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अब यहाँ आप मिलाकर देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी 1886 में भी थे, 1906 ईस्वी में भी थे दादा भाई नौरोजी। तो ये कुल 3 बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष हुए हैं। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी के जो अधिवेशन में जब वो अध्यक्ष थे तो कांग्रेस ने पहली बार, वह भी अध्यक्ष के मुख से, कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का कब उल्लेख हुआ? तो आप कहेंगे 1906 ईस्वी कलकत्ता में। कौन अध्यक्ष था? दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन की एक और महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इसमें 4 प्रस्ताव पारित हुए। ये प्रस्ताव हैं स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन। ध्यान रखना, पहला स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे जो बंगाल विभाजन से संबंध रखते थे। अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अधिवेशन है, वो 1907 ईस्वी का है। कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। घोष याद रखना, 2 नाम आते हैं, रासबिहारी बोस और रासबिहारी घोष। तो अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष। रासबिहारी बोस ये क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंध रखते थे। उपयुक्त अवसर पर इनकी चर्चा करेंगे। वो बोस थे और ये घोष हैं। कांग्रेस का पहला जो विभाजन हुआ वो सूरत अधिवेशन में ही हुआ था। ऐसा हुआ कि ये जो प्रस्ताव पारित हुए स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के, जो बंगाल विभाजन से संबंध रखते थे, इनको लेकर के उदारवादियों और उग्रवादी नेतागणों के मध्य, जिनकी चर्चा पहले वीडियो क्लास में हमने किया है, उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के मध्य मतभेद पैदा हो गए। उदारवादी इन्हें सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे और उग्रवादी नेतागण बाल, पाल, लाल इन्हें पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। दूसरी बात पर मतभेद था कि उग्रवादी नेतागण लाला लाजपत राय को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन बन गए रासबिहारी घोष। तो इन बातों को लेकर के उदारवादियों और उग्रवादियों के मध्य मतभेद बहुत ज़्यादा पैदा हो गए। दोनों के मध्य एक संघर्ष की स्थिति आ गई, आमने सामने की स्थिति आ गई और यहीं पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ये इतिहास में कांग्रेस के प्रथम विभाजन के नाम से जाना जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वह है 1908 ईस्वी में मद्रास में हुआ। अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि कांग्रेस के लिए एक संविधान तैयार हुआ। 1907 में भी आपने देखा कि रासबिहारी घोष ही अध्यक्ष थे, 1908 में भी है, तो दोनों मिलाकर आप याद कर सकते हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी में आपने देखा कि 1886 में, 1893 में और 1906 में कुल 3 बार अध्यक्ष हुए दादा भाई नौरोजी, तो आप मिला करके याद कर सकते हैं। 1911 बहुत ही महत्वपूर्ण है, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। इसमें जन गण मन प्रथम बार गाया गया। जैसे आपने देखा पहले रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में 1896 के अधिवेशन में
वंदे मातरम गाया गया था, वैसे ही 1911 में जन गण मन पहली बार गाया गया था, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। तो ये दोनों मिलाकर देखें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1916 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो लखनऊ पैक्ट, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता था, दोनों का संयुक्त अधिवेशन हुआ। और दूसरी बात है कि गरम दल एवं नरम दल दोनों एक हो गए, यानी उदारवादी और उग्रवादी दोनों एक हो गए। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने वो अपनी बात कही थी एक नारे के रूप में, जिसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये आप नोट कर लेंगे इसमें महत्वपूर्ण तथ्य वाली बात में। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, आयरिश महिला थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट। 1918 ईस्वी में दिल्ली में अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। यहाँ विशेष बात क्या है कि इस अधिवेशन के लिए बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन एक केस हुआ जिसको कहते हैं वैलेंटाइन सिरोल केस। इसमें लंदन चले गए। हुआ यूं कि वैलेंटाइन सिरोल ने एक किताब लिखी, लेखक थे, किताब लिखी। उस किताब का नाम था इंडियन अनरेस्ट। ये अलग से पूछा जाता है फैक्ट, आप इसको तैयार करेंगे। इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। तो यहाँ से यह भी प्रश्न होता है कि वैलेंटाइन सिरोल ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इंडियन अनरेस्ट। किसको उन्होंने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा, तो बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इसे अपना अपमान समझा और केस लड़ने के लिए स्वयं इंग्लैंड चले गए। तो उनके स्थान पर मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष बने। तो ये जो अधिवेशन हुआ 1918 ईस्वी के, इसमें उग्रवादी दल के लोग थोड़ा प्रभावी हुए। इससे नाराज होकर के उदारवादी दल के नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी अलग हो गए और उन्होंने नेशनल लिबरल लीग बनाई। नेशनल लिबरल लीग बनाई और ये कांग्रेस का द्वितीय विभाजन था। तो आपको याद रखना है, पहला विभाजन सूरत में हुआ 1907 ईस्वी में और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ 1918 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल लीग बनी और ये द्वितीय विभाजन था कांग्रेस का। उसके बाद 1920 ईस्वी में नागपुर में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य और इसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। भाषा के आधार पर प्रांतों का विभाजन हुआ। कांग्रेस का जो संगठन बनाया गया उसमें सदस्यता शुल्क निश्चित किया गया कि कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए 4 आना पैसे देने हैं और ये वार्षिक था, 4 आना वार्षिक था। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, वह कौन सा व्यक्ति था जो कांग्रेस का अध्यक्ष इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वो जेल चला गया था। तो वो नाम है CR दास, चित्तरंजन दास। 1921 में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन चित्तरंजन दास का हुआ था, लेकिन किसी केस में वो जेल चले गए, इसलिए हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। 1922 ईस्वी में गया में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास ही बनाए गए, जो कि आपके एग्ज़ाम में देशबंधु के नाम से भी पूछे जाते हैं कि वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता है जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है। देशबंधु उपनाम से चित्तरंजन दास को ही जाना जाता है। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन, कांग्रेस का विभाजन नहीं था। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको दिमाग में स्पष्ट रखना है। यद्यपि इसका नाम, स्वराज पार्टी का नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था, लेकिन ये कांग्रेस का विभाजन था ही नहीं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1923 ईस्वी में एक दिल्ली में अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष बने अबुल कलाम आज़ाद
और विशेषता क्या है इस अधिवेशन की कि अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र के बनने वाले अध्यक्ष थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 35 वर्ष की थी। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए बनता है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि गांधी जी किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, तो 1924 अधिवेशन के अध्यक्ष बने। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बेलगांव कहाँ है, तो बेलगांव कर्नाटक में है। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1925 ईस्वी का कानपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे पूछा जाता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका उत्तर होगा 1917 ईस्वी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका उत्तर होगा श्रीमती सरोजनी नायडू। दूसरा अधिवेशन महत्वपूर्ण 1926 ईस्वी में हुआ गुवाहाटी में। इसके अध्यक्ष एस श्रीनिवास अयंगर थे। इसमें खादी पहनने को आवश्यक घोषित किया गया, अनिवार्य घोषित किया गया। इसके बाद 1929 ईस्वी का अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये रावी नदी के किनारे लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ से एक बड़ा ही भावनात्मक पहलू जुड़ा हुआ है, वो ऐसे कि 1928 के अधिवेशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। 1928 अधिवेशन के अध्यक्ष जो कोलकाता में हुआ था, उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। ये पिता और ये पुत्र, यानी पिता से पुत्र को कार्यभार दिया जा रहा था। तो ये बड़ा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में बड़ा ही भावनात्मक पहलू जुड़ा हुआ है यहाँ से। यह अधिवेशन पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के लिए जाना जाता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1929 ईस्वी में। कौन अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू। इस पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के बाद ही 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और इसी की याद को बनाए रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1930 की याद को बनाए रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और भारत को गणतंत्र घोषित किया गया और इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। इसके बाद 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति प्रस्ताव को पारित किया गया। पूछा जाता है एग्जाम में, मूल अधिकार कब पारित हुई, राष्ट्रीय आर्थिक नीति कब पारित हुई, तो इसका उत्तर होगा कराची अधिवेशन में। कौन अध्यक्ष था? वल्लभ भाई पटेल। 1933 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता थी। ये तीसरी महिला अध्यक्ष थी। अब देखिए 1885 से लेकर के 1947 तक 3 महिला अध्यक्ष हुई। तीनों के नाम आपको एक साथ याद कर लेना है। 1917 में एनी बेसेंट, इसके बाद 1925 में सरोजनी नायडू और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। याद करने का तरीका बहुत आसान है। आप 1917 में 8 जोड़ेंगे तो 25 आएगा और 1925 में 8 जोड़ेंगे तो 1933 आएगा। तो 1917 में 8 जोड़ेंगे 25 और 1925 में जोड़ेंगे 1933। तो इस तरह से तीनों महिला अध्यक्ष को आप याद रख सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ वो 1934 ईस्वी का बम्बई में हुआ। इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और इसी अधिवेशन के दौरान एक नई पार्टी कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। लेकिन ये आपको याद रखना है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस का विभाजन नहीं था, स्वराज पार्टी कांग्रेस का विभाजन नहीं था। कांग्रेस के सिर्फ 2 विभाजन हुई, 1907 ईस्वी, 1918 ईस्वी। इसको हम पहले आपको बता चुके हैं। 1937 ईस्वी का अधिवेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैजपुर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे
और ये अधिवेशन पहली बार गांव में हुआ। पहली बार गांव में होने वाला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन है। फैजपुर कहाँ पड़ता है? जलगांव, महाराष्ट्र में। और इसमें प्रांतीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित हुआ। 1938 ईस्वी का अधिवेशन, 39 ईस्वी का अधिवेशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 का हरिपुरा में अधिवेशन हुआ और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। हरिपुरा गुजरात में है, त्रिपुरी एमपी में है, मध्य प्रदेश में। सारे तथ्यों को आप लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 1939 ईस्वी के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के विरोध के बावजूद अध्यक्ष बने। गांधी जी ने अपनी प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को, बहुत पूछा जाता है, आप इसको लिख लेंगे, पट्टाभी सीतारमैया को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। लेकिन उस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा वाले नवयुवकों का प्रभाव बढ़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए, गांधी जी के विरोध के बावजूद विजयी हुए। लेकिन फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष बना? राजेंद्र प्रसाद। किसको हराया? पट्टाभी सीतारमैया को हराया। 1940 ईस्वी का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। और 1940 के बाद यानी 41 से लेकर के 45 ईस्वी तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि उस समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तमाम आयोग आने लगे इंग्लैंड से, क्रिप्स मिशन आया, वावेल योजना आई, तमाम बातें होने लगी और इस दौरान राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था, तो कोई अधिवेशन नहीं हो पाया। तो सबसे लंबे समय तक अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं। तो दो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं यहाँ से। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद हम पहले आपको बता चुके हैं, और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। और 1946 से लेकर के 1947 ये अधिवेशन हमेशा दिसंबर महीने में होते थे। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है। एक रोचक प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। आपसे पूछा जाता है कि जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, तो उस समय अध्यक्ष कौन था? बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो उस समय अध्यक्ष 1947 ईस्वी में आज़ादी के समय, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे JB कृपलानी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है 1947 ईस्वी का अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि अगस्त में आज़ादी मिलती है, दिसंबर में फिर अधिवेशन हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1947 के अधिवेशन में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, बहुत विस्तृत चैप्टर हो जाता है 1885 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। ये आप एक एक तथ्य को ध्यान में रखेंगे सभी विद्यार्थी, और स्वाभाविक सी बात है कि इसमें इतने फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, इतनी रोचक बातें जुड़ी हुई हैं, इतने ऐतिहासिक पहलू जुड़े हुए हैं कि एक बार में सब याद हो जाना संभव नहीं है। इसलिए आप इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार सुने और तब ये स्वतः आपको अपने आप याद हो जाएगा। और यदि आपको ऐसे प्रयास माईवे के अच्छे लगते हैं तो आप इन प्रयासों के लिए कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, जिससे हमारे ग्रुप को प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए और बेहतर प्रयास कर सकें।